बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बिशार राजा साहब, पत्रकार हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं और आजकल आप इनको टीवी पर एज एनालिस्ट भी देखते हैं। बिशार राजा साहब, बहुत धूम मची हुई है इस्लामाबाद में। काजी साहब को प्लान लेके आए हैं, प्लान चाक हो गया है, वो अमल दरामद नहीं उस पर होगा। एक जज जो है फिलहाल ऑन रिकॉर्ड वो कह चुके हैं कि मनु माफ़ी दे दो, मनु इज्जत ना रहने दो। दूसरे जज से आपकी डायरेक्ट बात हुई थी, उन्होंने आपके साथ किया हुआ वादा वो तोड़ा है। वो वादा क्या है? और तीसरा, वो से दावे किए जा रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसकी ऐसी की तैसी, उस पर अमल दरामद नहीं होगा। ये कैसे दावे कर सकते हैं ये कि जो फैसला दिया मखसूस नशिस्तों का उसको इलेक्शन कमीशन मानेगा नहीं, दूसरे आईनी इदारे नहीं मानेंगे? तो गुंजाइश है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब, आपने 3 सवाल किए, लेकिन मैं सोच रहा था कि मैं शुरू कहाँ से करूँ। ये बाड़े के टट्टू वाला से शुरू करूँ या उसी फिर खुली कौडी है जी, तो देले शुरू करो। अच्छा, ये डाक जजेस से शुरू करते हैं। असल में ये डाक जजेस वाला ये मामला, इसको 182 को देखना पड़ेगा आपको। 182 आपको कहता है कि कोरम पूरा हो। कोरम पूरा होने से मुराद ये है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट में जो 17 जजेस हैं ना, वो मुकम्मल हों, तो देन जाकर आप जो है ना वो डाक जजेस उस सूरत में लगा सकते हैं कि अगर इन जजेस में से कोई जज उस काम ना कर सके या उस म्यार पर पूरा ना उतर सके, या फिर आप जो है वो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा केसेस हों, ज़ेर अल्तवा हों और इस हवाले से। और फिर ये भी कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के वो जजेस डाक जजेस बनने के अहल हैं। अच्छा, हाई कोर्ट में से भी डाक जजेस जा सकते हैं। वो जजेस बनने के अहल हैं जो सुप्रीम कोर्ट से जिन्हें रिटायर हुए, उनकी जो आइनी मुद्दत है वो 3 साल की, अभी से कभी कम हो, 3 साल से कम हो। यानी कि मतलब अगर आज जस्टिस सरदार तारक मसूद रिटायर हो सकते हैं, रिटायर हो रहे हैं ना, तो 3 साल के अंदर अंदर वो एडाक जज बनने की अहल है। हम्म, अब एडाक जज के पास होता क्या है? एडाक जज बिल्कुल उसके पास वही पावर होती है, वही अख्तियार होता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज के पास होता है, लेकिन ये है कि वो किसी बेंच की सरबराही नहीं कर सकता, इसलिए कि वो सबसे जूनियर तरीन जज जो है वो तस्वर किया जाता है। यानी कि सफेद दाढ़ी के साथ रिटायर हुए और सबसे जूनियर बन के आए। हाँ, सबसे जूनियर बन के। लेकिन कुछ लोगों को आदत है ना कि वो झूले लेने के बड़े शौकीन होते हैं, जैसे जस्टिस मकबूल बाकर साहब हैं, हम्म, तो वो बड़े आइन और कानून के फ़लाँ 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 में बड़ा अलमबरदार और काजी साहब के साथ। फिर वो वही जस्टिस मकबूल बाकर जो है वो जब सिंध के सीएम बनाए जाते हैं, केयर टेकर, तो उस वक़्त हमने देखा कि आइन जो है उन्होंने पाँव तले, जूतियों तले रौंदा, और फिर वो गैर आइनी तौर पर 7 8 9 माह वज़ीर आला रहे। उन्हें उस वक़्त आइन याद नहीं आया कि मैं ये गैर आइनी काम कर रहा हूँ। तो वो झूले ले रहे थे ना, असल में हम्म, प्रोटोकॉल के झूले ले रहे थे, वो मज़ा ले रहे थे प्रोटोकॉल का, उन्हें वो एंजॉय कर रहे थे, उससे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। उन्होंने कहा कि जो दिन लगदा ना उसमें लगा दो जनाब। जड़ी दिहाड़ी लगती है ला जेह्ड़ी दो। दिहाड़ी लगदी ना हम्म, उसमें लगा दो। फिर जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब का नाम आता है। मैं बताता हूँ कि जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब के साथ मेरी जो बातचीत हुई थी 25 जून को क्या हुई थी। हम्म, जैसे सरदार तारक मसूद साहब, आपको पता है मुगल साहब के जब जिस वक्त चीफ जस्टिस थे उमर अता बंदयाल, जुडिशल कमीशन का इजलास होना, उसमें से किसी जज की जो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट लेकर जाना, फिर वहाँ से जो जज अगर वो मेम्बरान के दरमियान तू तकार हो या कुछ भी हो, फिर मिनट्स आने बाहर, पहले चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब का ख़त आता है, फिर पीछे साथ जस्टिस सरदार तारक मसूद का ख़त आता है। ये यकसा लोग, ये आप कह सकते हैं यकजान दो कालब है। अच्छा। ये जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस जो इस वक्त है, ये उस वक्त भी यकजान दो कालब थे। हम्म, जब ये चीफ जस्टिस वो बने, उस जस्टिस सरदार तारिक मसूद से ये भी उस वक्त भी यकजान दो कालब थे। सही। फिर ये खाकी तो आप भी हैं, मैं भी हूँ, लेकिन कोई कुदरत ने उन्हें खाकी ज़्यादा बनाया हुआ है, वो उन्हें उनके जिस्म पर खाक ज़्यादा लगी हुई है। हम्म, फिर उन्होंने एक केस की समाअत बेंच के सरबराह भी बनाए गए थे, वो जिसमें सिविलियन का फौजी अदालतों में ट्रायल के हवाले की बात थी। फिर वो 5 रुकनी लार्जेस्ट बेंच जस्टिस एजाज हसन की सरबराही में, जिसने वो ये हुक्म दिया था, ये फैसला दिया था कि सिविलियन का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं होगा। लैंड मार्क के जजमेंट चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब की
जब ये जस्टिस होते थे तो उस वक्त इन्होंने भी एक फौजी अदालतों के हवाले से दी हुई है। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जब से वो चीफ जस्टिस बने थे उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा कहीं गुम हो गया, पहाड़ों में गुम हो गया, पता नहीं मैदानों में गुम हो गया, बूटों के में गुम हो गया, रेगिस्तानों में गुम हो गया, नखलस्तानों में गुम हो गया। इस चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का एक और नया रूप हमारे सामने आया जिसमें वो कहते हैं कि हमारे पास ये मुद्दा नहीं है। वो कहते हैं कि जो बुनियादी इंसानी हकूक़ है उनकी वायलेशन के हवाले से, पायमाली के हवाले से जब उनके पास सामने कोई बात करता है, यानी हमारे पास ये मुद्दा नहीं है, हमारे पास जो फाइल है ना वो ये पड़ी हुई है, हम इस पर बात करेंगे। वो बस फिर वही बात सिलसिला। और फिर ये हुआ जी कि जिस वक्त इन्होंने 17 सितंबर 2023 को हल्फ उठाया था तो उस वक्त साबिक जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जब रिटायर्ड हुए तो उस वक्त जो ज़ेर इल्तवा मुकदमात थे उनकी तादाद थी 23,000, यानी 54,000, 54,000। और इन्होंने बड़े बुलंद बांग दावे किए थे जी कि हम ये करेंगे कि हम ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तरफ तवज्जो देंगे, हम बेंच बनाएंगे, रेगुलर बेंच बनाएंगे और फिर जो है ज़ेर इल्तवा मुकदमात हम नीचे लाएंगे। फिर हुआ ये मुगल साहब के यहाँ पर ज़ेर इल्तवा मुकदमात नीचे आने के बजाय वो बढ़ गए, 58,000 हो गए। शुरू में जब ये चीफ जस्टिस बने ना तो उस वक्त ये मुगल साहब करते होते थे कि हर हफ्तावार हमारे पास वो इनकी वेबसाइट से या हमें जो पत्रकार जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं या हमें प्रेस रिलीज आती थी, मिनट्स आते थे जुडिशल काउंसिल के, जजेस कमेटी के, जुडिशल जो कमीशन का इजलास होता था उसके, और रेगुलर हफ्तावार हमने इस हफ्ते इतने केस निपटाए जी, इतने नए आए, इतने रह गए, इतने सीट देते जनाब, फारग कर देते। वो एक हफ्ता 2 हफ्ता वो प्रैक्टिस रही, उसके बाद ना वो मिनट्स आए, ना वो प्रेस रिलीज आए, ना केसेस का पता, ना कमेटी जो बैठती थी जजेस कमेटी उसमें क्या बातचीत होती है, वो कुछ भी नहीं, बस वही रूटीन की चीज़ें। पहले फिर मास्टर ऑफ रोस्टर की बात होती थी कि मैंने अपने इख्तियारात जो है वो किए हैं, सरेंडर किए हैं जी, मैंने अपने इख्तियारात दूसरे जजेस को सुप्रीम कोर्ट में मास्टर ऑफ रोस्टर नहीं हूँ। जैसे मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जब उसकी समाअत हो रही थी, नहीं हूं, लेकिन जस्टिस इजाजुल हसन का जैसे मुनीब अख्तर ने यार उस वक्त एक सवाल उठाया था ना, उन्होंने कहा था कि देखिए मास्टर ऑफ रोस्टर, तो ये इन्होंने उससे पूछा था कि मास्टर ऑफ रोस्टर की इस तरह आपने कहाँ से कशीद की, ये कहाँ से आप लाए? मैंने तो कहीं नहीं देखा अमेरिका में, मैंने कहीं नहीं देखा इंग्लैंड में, मैंने कहीं नहीं देखा यूरोपियन कंट्री में। ये उन्होंने बड़ी मुखालफत की थी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने। और अभी जो है ना वो फिर वो मास्टर ऑफ रोस्टर की बातें हो रही हैं। फिर उन्होंने ये किया कि जी इन्होंने कहा जी हाँ जी 17 जज पूरे हो गए। अच्छा वो पूरे हो गए, असल तकलीफ कहाँ से हुई? सवाल तो ये है ना। हाँ जी, बुनियाद पहले मैं बात कर लूँ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की, वो ज़ाहिर उसको क्लोज करके अगर सवाल करवाते हैं। जी प्लीज। 25 जून को जस्टिस शिराज बलग, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस शाहिद बलाल की तकरीब अलबदारी थी सुप्रीम कोर्ट में। मैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद में जब जैसे ही वो उस हाल में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद बैठे हुए सामने पहली रो में। मैं उनके पास चला गया तो वो, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब की, तो वो मुझे देखकर वो खड़े हो गए। मैंने कहा सर बैठे, आप क्यों खड़े होते हैं? इतनी देर में साकिब रशीद साहब भी, सोहेल रशीद भी मेरे साथ था। जी। मैंने उनसे पूछा सर कि कैसी गुजर रही है जो आपकी लाइफ है आफ्टर रिटायरमेंट? उन्होंने कहा मैं एंजॉय कर रहा हूँ। मैंने कहा सर कि कहीं वो कोई ट्रैवलर, उस वक्त वो सदारती ऑर्डिनेंस आया था ना इलेक्शन ट्रैवलर के वाले से। जी। मैंने कहा कहीं से आपको रिटायरमेंट के बाद कहीं वहाँ से कोई ऑफर या डाक जजेस के जज बनने के वाले से ऑफर? उन्होंने कहा यार बात सुने, मैं उन्हें कतियत के साथ। अब देखिए कतियत चीज़ क्या होती है? कतियत मुगल साहब ये चीज़ होती है कि यकता, अल्लाह कतियत है, यकता मतलब वो अकेला है, ये कतियत है। उन्होंने कतियत के साथ इनकार कर दिया कि मैं रिटायरमेंट के बाद ज़िंदगी जो है ना वो आफ्टर रिटायर्ड लाइफ एंजॉय करूँगा, मैं लुत्फ़अंदोज़ हो रहा हूँ उससे, और मैं जो है ना वो ये कोई ओहदा कबूल नहीं करूँगा। फिर मैंने पूछा कि कोई किताब लिख रहे हैं? उन्होंने कहा यार बात सुने बिशारत, मैं किताब नहीं लिख रहा। उन्होंने मुझे कहा कि किताब उस वक्त लिखनी चाहिए जब आपके पास पावर हो, जब आपके पास इख्तियार हो, जब आपके पास ताकत हो, और ये खौफ भी हो कि मैंने सच बोला तो मेरे पास एक कुर्सी चली जाएगी। इस नतीजे से बेपरवाह होकर आप किताब लिखे सच बोलें तो उसका कोई मज़ा होता है। रिटायरमेंट के बाद क्या किताब मैंने लिखनी है? मैंने वहाँ पर तुरंत मेरे जहन में एक सवाल आया। मैंने कहा जी कि जिस तरह जस्टिस शिराज मलिक ने तकरीर की पिंडी में, और जो
उन्होंने मुझे कहा कि शिराज मलिक बहुत दलेर जज है, बहुत बहादुर जज है। फिर उन्होंने एक और बात की कि उस वक्त वो रेफरेंस कोई एक उनके खिलाफ फुसफुसा सा। फुसफुसा सा रेफरेंस जस्टिस शिराज मलिक साहब के खिलाफ दायर करवाया गया था, किया गया नहीं करवाया गया था। उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा ये जस्टिस तारिक मसूद के अल्फाज है, उन्होंने कहा कि ये प्रॉक्सी लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ये प्रॉक्सी के ज़रिए करवाया गया, तो कुछ भी नहीं होना। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अब बात करते हैं कि जी कि ये बात करते हैं इसके साथ जुड़ी हुई दूसरी ये कहाँ से कि शुरू हुई? बातें चल रही हैं कि अब रेफरेंस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना, वो रेफरेंस अच्छा सही बात कर लेते हैं ना। काजी साहब के खिलाफ इस वक्त बातें चलना शुरू हो गई हैं कि ये जिनके खिलाफ इतना जुल्म हो रहा है उनके लिए बेस्ट टाइम है काजी साहब के लिए रेफरेंस लाएं, ये वायबल है, सूटेबल है। रेफरेंस देखें, जिस वक्त जैसे मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब को फारग किया गया था तो उस वक्त बताया गया था हमें कि कोई मुख्तलिफ जजेस हैं जो लाहौर हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, पेशावर, सिंध के, बलूचिस्तान, कोई 150 के करीब रेफरेंसेस जो है ना उनके। अब रेफरेंसेस ये शिकायत होती है जी जी वही शिकायत कहेंगे या रेफरेंस शिकायत दायर है इस वक्त। और काजी साहब के खिलाफ भी पिछले दिनों एक वो ओरिया मकबूल जान साहब ने एक शिकायत दायर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने हल्फ की जो है ना वो खिलाफ वर्जी की है, वो वज़ीर ख़ारजा बने और ख़त लिखा उन्होंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को। इस तरह की बहुत सारी हैं। मिसकंडक्ट के हवाले से भी उसमें ओरिया मकबूल जान साहब ने ये भी कहा मिसकंडक्ट के हवाले से कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जाम पर आप मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, वो किस कंडक्ट के तहत कर सकते हैं यार, किस कंडक्ट के तहत है कि आप जड़ावाला वाक़े के बाद जैसे रियाज हनीफ राई ने कल एक रेफरेंस जस्टिस अरबाब अहमद ताहिर के खिलाफ दायर कर दिया। थोड़ा सा राई साहब के बारे में आपको बताऊं कि रियाज हनीफ राई सुप्रीम कोर्ट जाए तो बड़े ही वो कलावे मार के मिलते हैं, आओ राय साहब, आओ फलाना, आओ फलाना। एक तो उन्होंने पकड़ लिया जी, उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा जी फरमाए क्या काम किया? उन्होंने कहा जी कि आज देखो सुप्रीम कोर्ट की मस्जिद कोई नहीं है। यार मैंने कहा कि मस्जिद है वो अंदर पड़ी, कोर्ट रूम नंबर 1 के नीचे, वहाँ नमाज पढ़े आप जाकर। मैंने अलग होनी चाहिए। मैंने कहा ये काम मैं नहीं करूँगा जो आप मुझे कह रहे हैं कि आप जो है इसके मस्जिद भी बकरी करो, खबर फाइल करें, टिकर बनाए और आग लगाएं, ये काम मैं नहीं करूँगा राय साहब जो आप मुझे कह रहे हैं। अच्छा रियाज हनीफ राई नाज़रीन ये बड़े एक अजीब गरीब किस्म का करैक्टर है। ये वो करैक्टर है कि जब बाजवा के खिलाफ वो उनकी मुद्दत मुलाजमत की तोसी के हवाले से हुआ तो ये कूद पड़े, दरख्वास्त लेकर आए थे, उन्हें वहां से उठाया गया, बकौल उनके मुझे मारा गया, मुझे नंगा किया गया, करंट लगाया गया, नाजक अज़ाब पर फलां फलां सो। अब इन्होंने कल क्या किया, जैसे अरबाब अहमद ताहिर के खिलाफ एक रेफरेंस दायर कर दिया। और रेफरेंस की वो बुनियाद क्या बनाई मैं बताता हूँ आपको। ये नाज़रीन रियाज हनीफ राई साहब वो वकील हैं कि जो शेर अफजल मरवत के वकील बनकर वो जब नए इलेक्शन हुए इन्होंने मुझे एक पटिशन भेज डाली व्हाट्सएप की रियाज हनीफ राई साहब ने। मैंने कहा सर ये क्या है? मैंने कॉल की, उन्होंने कहा जी मैं तो पटिशन दायर की थी मैजिक केस के खिलाफ। उन्होंने कहा यार धांधली हुई है इलेक्शन उसके खिलाफ मैं पटिशन दायर की थी। अच्छा मैंने देखा और इतनी कोई 6 किस्म की वो पटिशन चवल किस्म की, उसमें कोई इतने मुबीम और कोई 20-25 उसने कोई ऐसी चीज़ें डाल दी जो सिरे से बनती नहीं है। फिर जब इमरान खान को पता चला इस हवाले से तो उन्होंने उसे सबसे पहले डिसऑन किया, फिर सलमान अकबर राजा ने ट्वीट किया, सलमान अकबर राजा ने ट्वीट किया, फिर हामिद खान के जरिए उन्होंने पिटीशन दायर करवाई सुप्रीम कोर्ट में। मैं लिंक ढूंढ रहा हूँ शेर अफजल मरवत का और रियाज हनीफ राई का, मैं बता दूं ये बड़े डायरेक्ट लिंक है। और ये जो अभी मरकज है क्या सर, मरकज है क्या? अभी कल किसके कहने पर उन्होंने यार एक नेक नाम आजाद वंश जज के खिलाफ उन्होंने जो है ना वो पिटीशन दायर की। यार अजीब गरीब किस्म की बात है। अब इस कमीशन पे पहले खजीमत हुई थी, सुबकी हुई थी काजी साहब को जस्टिस तसद्दुक वाले मामले पे, सुन लेना सर, वो हुआ 6 जजेस के खत वाला मामला वहीं का वहीं रुका हुआ है, कोई आगे नहीं बढ़ा। धांधली वाला इशू वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। मखसूस नशिस्तों वाला उसने सर उठा लिया, लेकिन काजी साहब उसका सर कुचलने की तैयारी कर रहे हैं। होगा अब क्या अगर ये जजेस ये सर कुचलने की क्या तैयारी क्या कर रहे हैं मुगल साहब? ऐसा नहीं है सर, बात वहीं पे लेके आने देना। अगर मखसूस नशिस्तों वाला मामला इनके हाथ से निकल जाता है, निकल चुका है, बल्कि अब वो रोका नहीं जा सकता। पता नहीं कौन सी आईनी क्लास को किसके साथ में ला के पढ़ेंगे दिन में और रात में, तो फिर जाके वो कोई लॉजिक ढूंढेंगे। सबसे ज्यादा बात अब की जा रही है कि ये पीटीआई पर बैन लगाने और आर्टिकल 6 के लिए ये सारी तैयारी की जाती है। इज इट पॉसिबल? अगर हम इस वक्त प्रपोर्शन देखें कि 11 जज अगर इस फैसले में खड़े थे
तो 17 नए आने पहले वाले जज अब देखिए सर 17 पहले 2 और आ जाते हैं, 19 दो हो और जाते हैं, 3 आ जज जाते हैं, 20 हो जाते हैं। जस्टिस अकील और जस्टिस शहजाद मलिक वो काजी साहब की लाइन में जाके लगेंगे कि नहीं इस 2 नहीं है, 3 है, शायद बिलाल भी है। हाँ शायद बिलाल साहब का, क्योंकि अभी किसी केस में मैंने सुना नहीं इसलिए मैं राय नहीं दे सकता। जैसे शायद बिलाल फौजी अदालतों में बैठे हुए थे ना अब की हम्म। बार। अब देखें ये मामला कहाँ से उठा, एडाक जजेस वाला, ठीक है, केसेस पेंडिंग है 58,000 फलान सो। मैंने जैसे सरदार तारक मसूद और जस्टिस काजी फाइज साहब के बीच में जो तल्लक है वो भी बयान कर दिया है। जस्टिस मकबूल बाकर, अब देखिए जो एक बात मुगल साहब आपको माननी पड़ेगी कि जस्टिस सरदार तारक मसूद जो एक्सपर्टीज है ना वो है उनकी क्रिमिनल और फौजदारी मुकदमा। मैंने जस्टिस सरदार तारक मसूद को एक दिन में 50 केस जो है ना उनकी निपटाते हुए देखा। अच्छा ठीक है, अब देखिए वहाँ पर सैफर केस ज़ाहिर है फौजदारी केस है, फौजदारी केस है ना, वो ज़ाहिर है अपील की हुई है, बुनियाद ही फिर साइफर बनाई जा रही है। सैफर, और फिर वो उसमें बैठेंगे ज़ाहिर है सरदार तारक मसूद साहब, और फिर वो कहते हैं कि हमारे वो उन्होंने एक मशहूर बात की थी ना कि बीच में ये इंसानी हकूक़ कहाँ से आ जाते हैं, उन्होंने बात की थी फिर जलाई वाले केस में से, तो फिर वो इसमें बैठेंगे, लेकिन ये बेंच के सरबराह नहीं होंगे, ये तो एक अलग बात है। वो किसी के सरबराही में मुमकिन है जैसे शहजाद मलिक के सरबराही में बैठ जाए, और बड़ी हिम्मत चाहिए, जूनियर जज हुए ना, हाँ बड़ी हिम्मत चाहिए कि आप जूनियर के नीचे बैठ के ऐसे और काम जैसे शहजाद मलिक उन्हीं का लगाया हुआ पोता है सरदार तारक मसूद का, सही, ठीक है। और फिर ये मामला, और जो बात आप करते हैं ना ये असल में मामला उठा कहाँ से जी मुगल साहब, ये जब मखसूस नशस्तों वाला काजी साहब का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम कह सकते हैं, मसला कह सकते हैं उसे। मसला काजी साहब का क्या है? मसला यह है कि काजी साहब जो है वो इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं करते। जस्टिस इरफान सादत ने सबसे पहले जस्टिस जब वो चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने जस्टिस अतरमुल्लाह को अपने साथ बैठाया, उन्होंने इख्तलाफ किया, उनसे उनको बेंच से अलग कर दिया। फिर जस्टिस इरफान सादत आए, उन्होंने इख्तलाफ किया, उनको बेंच से अलग कर दिया। अब जस्टिस अकील अब्बासी को वो साथ लेकर बैठे हुए हैं, उन्होंने एक्शन ट्रिब्यूनल वाले मामले में इख्तलाफ किया, तो अगला बेंच जब बढ़ेगा तो उसमें वो चीफ जस्टिस साहब का सबसे बड़ा मसला ये है वो इख्तलाफ बर्दाश्त नहीं करते। अब देखें डिक्टेटर माइंड, ये डिक्टेटर माइंड, ये अभी देखें कि ये अभी जो 8-5 का फैसला है, काजी साहब हाउ कैन दिस पॉसिबल कि यार काजी साहब इस चीज को बर्दाश्त करें, इख्तलाफ को बर्दाश्त करें। उन्होंने कहा नहीं यार नहीं, तो फिर उन्होंने वो एडाक वाला मामला उधर से इधर सारा कुछ किया। लेकिन मैं आज भी इस बात पर मुगल साहब, मैं पहले जिस दिन ये मखसूस नशस्तों वाला केस लगा था तो मैंने पहले दिन कहा था कि 8-5 से ये फैसला आएगा। हाँ वो बंदे इधर के उधर हो गए, बंदे गलत हो गए। मेरी जो कलेक्शन थी ना बंदूक के हवाले से वो आगे पीछे हो गए, वो मुझे याद है कलेक्शन आगे। वो हमने वीडियो जब की थी ना उस फैसले के बाद, तो इरफान सादत साहब पर बड़ा वो जैसे इरफान सादत साहब के हवाले से मैं आज भी बड़ा हैरान हूँ, वो आगे पीछे हो गए बंदे, लेकिन फिक्र वही है यार। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो कह रहे हैं ना कि सवाल तो आपका था बैन के हवाले से ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुगल साहब 20 जज है, 17 वो 3 ये हो गए, 20 हो गए, लेकिन मेरे ख्याल में आई थिंक सो मैं आपको बताऊं कि 2 लगेंगे, 3 नहीं लगेंगे। जैसे मकबूल बाकर भी जो है ना वो मदद कर लेंगे, क्योंकि वो गवर्नरी के उसमें ज्यादातर इंटरेस्टेड है। अभी तो सीएम निगरान थे। नहीं वो गवर्नरी में जो है ना वो ज्यादा होता है, झूले ज्यादा आते हैं, प्रोटोकॉल ज्यादा होता है, टाइम भी नहीं है, जितना मर्जी चल रहे हैं, जितना मर्जी चले उसमें प्रोटोकॉल भी ज्यादा मिलता है, झूले भी ज्यादा मिलते हैं, तो वो उसका घर भी बड़ा है, उसका घर भी बड़ा है, उसके TAD वगैरह भी बड़े हैं, सारा कुछ बड़ा है। वो उस तरफ जो है ना फिर एक नाम जस्टिस तो पहले रह चुके हैं, वजीर आला भी रहे, फिर एक नाम लग जाएगा साबक गवर्नर और वजीर आला सिंध। यार देखे ना तो सही, वो जो वो भी इनकार कर देंगे। अच्छा वो अंदर वाला प्लान मेरे ख्याल में वीडियो थोड़ी तवील होगी, अब वो अगली वीडियो में कर लें। अगर जो मैं बात यार बैन वाली उधर करें या इधर कर लें दूसरी वीडियो में, वो जो दावा मुनीफ फरूक साहब का है वो अगली वीडियो में करते हैं, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है, बैन वाली फिर बात उसमें भी कर लेते हैं। चलें इसी वीडियो कि होगा क्या कि बैन हो गया क्या नहीं होगी, अगली वीडियो में इस पर तफसील से बात करते हैं। करामत मुगल और बशार राजा साहब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।